प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हमने 3.10 तक सूत्र किया। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारातः फ्लो ऑफ द कंटिन्यूअस अनडिस्टर्ब स्टेट। हाँ, यानी तत्र स्थितो यत्नोभ्यास यहाँ पे आता है। बाय मेंटेनिंग परफेक्ट फोकस ऑन द साइलेंट मोमेंट्स बिटवीन द राइजिंग एंड द रिस्ट्रेनिंग संस्कारास स्टेडीनेस बिकम्स एफर्टलेस अँड नॅचरल. जान्हवी स्थिरता जी आहे ती सहज आणि प्रयत्नरहित बनते. हा, म्हणून ते प्रशांत वाहिता म्हटलेलं आहे त्यांनी. गुड मॉर्निंग शैलजा, वेलकम. या क्योंकि वो 3.11 लेटेंट एक यूज किया था ना मैम, लेटेंट रहते हैं, मतलब वो संस्कार जो है लेटेंट छिपा हुआ रहता है हाँ, तो वो जो इसलिए। लेटेंट इम्प्रेशन है ना संस्कारात, तो वो हम्म। जिस जो ऑलरेडी संस्कार नहीं, यहाँ पे लेटेंट ये शब्द नहीं है ममता। यहाँ हम्म। पे संस्कार जो हुए हैं वो नहीं, संस्कार जो होते पहले का सूत्र में बोल रही थी। पहले का सूत्र। पहले का हाँ, सूत्र में। पहले के सूत्र में, लेकिन 3.10 में जो हम्म। संस्कार वो जो ये देखो, वो जो अभिभाव और प्रादुर्भाव, उठने वाली और बैठने वाली वृत्तियां हैं, उसके बीच में जो पॉज है, जो शांतता है, उस पर जब हम मन एकाग्र करते हैं तो हमारा चित्त जो है इस पर ऐसा संस्कार होता है, प्रशांत वाहिता संस्कारात, यानी ऐसा संस्कार होता है कि वो हर पल शांत ही बहता रहता है। हाँ, तो वाहिता यानी बहता रहता है। सो इट इज basically we are saying that when proficiency is acquired in the art of keeping the mind in an arrested state, the mind remains a continuous undisturbed state. तो ये नए संस्कार कर रहे हैं हम, अब चित्त पे एकाग्र रहने के संस्कार हो रहे हैं। तो वो फायदा है कि चित्त पे नए संस्कार बने, जहां पे वो एकाग्रता में ही बहता रहता है, वो विचलित नहीं होता। Yeah, so that was 3.10. All right, let's move on to 3.11. 3.11 में किधर गया? 3.11, हाँ, सर्वार्थ ते एकाग्रतायो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षय उदयो मॅम, चित्तस्य समाधि परिणामः। बोल बोल. ते प्रशांत वाहिता हे निरोध परिणामाचे फल असं हो म्हणून सांगितलंय. हो, बरोबर आहे. बरोबर आहे, तेच तर मी म्हटलं हा हा. की जेव्हा ते अभिभाव आणि निरोधाचा परिणाम. प्रादुर्भावामध्ये मन हा. स्थिर होऊन जातं ना, निरोध परिणाम जेव्हा घडून येतो तेव्हा प्रशांत चित्त हा त्याचा परिणाम आहे. म्हणजे प्रशांत म्हणजे नवीन संस्कार झाले चित्तावर आणि आता तो प्रशांत अवस्थेमध्ये राहू लागलाय. सो परिणामच आहे निरोधचा. आता निरोध परिणाम नंतर 3.11, आता जो मी सूत्र वाचला त्याच्यामध्ये समाधि परिणाम सांगतात पतंजलि. ओके, अब ये जो 3.11 सूत्र है, सर्वार्थता एकाग्र ग्रतयो क्षय उदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। निरोध परिणाम हो चुका, चित्त पे नए संस्कार हुए, चित्त एकाग्र प्रशांत से बह रहा है, चित्त प्रशांत हो गया है। अब समाधि परिणाम वो बताने जा रहे हैं। द वीकनिंग ऑफ द स्कैटर्ड अटेंशन and the rise of one pointed attention in the chitta is the transformation towards samadhi parinam or mutation of the concentrative mind. हम्म? देखो, सर्वार्थ इधर उधर न जाते हुए एकाग्रता से जब
चित्त रहने लगता है, तो समाधि परिणाम ये उसमें से बनता है। तो समाधि मतलब उसका परिणाम समाधि में निरोध करने के बाद समाधि अवस्था चित्त में होती है। चित्त को देखा जाए ना, चित्त के दो गुण धर्म है। हमारा चित्त जो है, अवर कॉन्शियसनेस हैज टू प्रॉपर्टीज, या दो गुण धर्म है। एक है इधर उधर हर जगह पे ध्यान देना, अटेंडिंग टू ऑल, दैट इज टेकिंग इन साइट, स्मेल, साउंड, टच, टेस्ट, गोइंग टू द पास्ट, टू द फ्यूचर। तो ये जो चित्त है ना, ये प्रशांत का ऑपोजिट होगा। ये विचलित चित्त है, या रेस्टलेस माइंड जिसको, या रेस्टलेस कॉन्शियसनेस हम बोलेंगे। वो सब कुछ ग्रहण करता है, ये वो जो दिखेगा, जो सुनाई देगा, हर चीज को ग्रहण करता है। कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है। ये एक उसका गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म उसका ऐसा है, प्रॉपर्टी, द अदर प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। एक ही चीज पे वो एकाग्र हो जाता है। अब आपने देखा होगा, कोई काम कंसंट्रेशन से अगर आप कर रहे हो, या कोई विषय है जो आप बड़े फोकस के साथ पढ़ रहे हो, या कोई नॉवेल, कोई कथा पढ़ रहे हो, आपका इधर उधर कौन बोला, कौन आया गया, आपका ध्यान ही नहीं है। आप पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हो। तो ये दूसरा उसका गुणधर्म है। यानी चित्त हमारा रेस्टलेस भी हो सकता है और फोकस कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। ये दो चीजें ही हो सकती है, चित्त के साथ और कोई तीसरी चीज नहीं है। राइट? सो हमको करना क्या है? reducing the second one, okay, and staying reducing the first one and staying on the second one, यानी रेस्टलेसनेस को कम करना, एकाग्रता में ज्यादा रहना। ऐसा जब होता है तो उसका परिणाम समाधि परिणाम बनता है। इन निरोध परिणाम द वृत्ति संस्कारास आर रिस्ट्रेंट। निरोध परिणाम में हमने क्या किया? उठने वाले, बैठने वाले, ये जो शेष संस्कार, शेष जो वृत्तियां हैं, जो उठ रही थी, आ रही थी, जा रही थी, इसके बीच के पॉज में, इसके साइलेंस पे हमने मन एकाग्र किया। ठीक है? तो निरोध परिणाम में हमने क्या किया? वृत्तियों को रोका। और समाधि परिणाम में हम क्या कर रहे हैं? एक बार वृत्तियों को रोक चुके हैं, तो अब हम वहां पे स्थिर हो जा रहे हैं। उसी जगह पे बैठ गए, अ, हमने समाधि लगा ली, कह लो। राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है? सो ये समाधि परिणाम बनता है। निरोध परिणाम के बाद ही समाधि परिणाम बनेगा। जब तक हम वृत्तियों को रोकते नहीं, तभी तक हम हमारा समाधि, हमारी समाधि नहीं लग सकती। या इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, वेरी लॉजिकल। राइट? 3.12 पे जाते हैं। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य काग्रता परिणामः। अब तीसरा परिणाम आ रहा है। ततः पुनः शांत उदितौ तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। ये तीसरा परिणाम अब हम देखने जा रहे हैं। देखो, सो ततः मतलब समाधि लगने के बाद, उसके बाद, यानी किसके बाद? समाधि परिणाम होने के बाद। शांत उदित तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। रुको। when in samadhi one again and again remains in complete awareness of the single pointed attentiveness, इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। हाँ, तो हम समाधि परिणाम होने के बाद हम संप्रज्ञात में ही ठहर जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन नो पॉइंटेड अटेंटिवनेस। समाधि परिणाम में सिंगल पॉइंटेड अटेंटिवनेस था, और एकाग्रता परिणाम में नो पॉइंटेड अटेंटिवनेस है। दोनों का फर्क ध्यान में लेना प्लीज। समाधि परिणाम में मन एकाग्र चित्त था, फोकस्ड ऑन वन पॉइंट। विच पॉइंट? द स्पेस बिटवीन द राइजिंग थॉट्स एंड द फॉलिंग थॉट्स। वहां पे हम फोकस्ड रहे थे। अब क्या हो रहा है? एकाग्रता परिणाम में वो पॉज पे फोकस्ड होते 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 किसी भी चीज पर हम फोकस नहीं है।
न उठने वाले पे, न रुकने वाले पे, न जाने वाले पे। ठीक है। सो दिस इज द थर्ड फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीसरा परिणाम है। ये तीनों परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखो, अगर एक लाइन में कहा जाए तो निरोध परिणाम में वृत्तियां आती है जाती है, आती है जाती है। समाधि परिणाम में जो चली गई, उसके बाद जो पॉज आता है, हम उस पर फोकस्ड है। सो फोकस्ड ऑन डिसअपियरिंग स्टेट। ठीक है। और निरोध परिणाम, सॉरी, एकाग्रता परिणाम में ऑल इज क्वाइट, कंप्लीट साइलेंस। हाँ, यस। मैम, जी जी। मैं अभी थोड़ा इंटरप्ट कर, मैं हम 3 दिन का थैंक यू ग्रेटिट्यूड का कर रहे थे ना। जी जी। हाँ, फर्स्ट डे और सेकंड डे में हम लोग सोच सोच के इसके लिए ग्रेटिट्यूड है उसके लिए, लेकिन थर्ड डे का मेरा रह गया था बोलना, क्या हाँ, रहेगा। थर्ड डे सिर्फ ग्रेटिट्यूड, कुछ सिर्फ भी नहीं धन्यवाद था। धन्यवाद धन्यवाद। वंडरफुल, कुछ भी नहीं मुझे था। अभी का आपने ये तीनों स्टेट बताया ना, Yes, तभी वो याद आ गए, मतलब जी जी। किसके लिए मुझे याद करने का जरूरत ही जरूरत नहीं। ही नहीं है, यू आर जस्ट इन दैट इमोशन। या सिर्फ Yes, ma'am. ग्रेटिट्यूड। Same, very Same same. with you, Similar. Shailaja. Yes, Yes. wonderful. जानवी also, right? Fantastic. तो मैं फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करूंगी कि जब तक ये अवस्था नहीं आती, ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज रोज 5 मिनट किया करो। कि जब तक सिर्फ कृतज्ञता फील हो रही है, कोई विचार नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। Alright, there are no more thoughts coming. You're just in that emotion. Huh? That is when then you can discontinue the practice, or maybe you can do it again and again in between, in between. लेकिन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है। थैंक यू ममता सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आई विश यू वुड ऑल्सो पुट इट ऑन द ग्रुप, बिकॉज आई थिंक अवर ग्रुप नीड्स plenty ऑफ इंस्पिरेशन एट द मोमेंट। तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा दो ग्रुप का, थोड़ा अपना अपना शेयर करो, जो भी आपके साथ हो रहा है, या एनीथिंग टू एनीथिंग। ऑलराइट, बट इट्स अप टू यू। Yes, so this is what the difference is. Now let me tell you a little about निरोध परिणाम के बारे में मैं थोड़ा और बता दूं। When through अभ्यास, विवेक and परित्याग, परित्याग का मतलब त्याग यानी सैक्रिफाइस, परित्याग का मतलब होता है सुप्रीम रिनंसिएशन, पूर्ण संन्यास, पूरी तरह से संन्यास। उसके लिए भगवे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। हम जहां है वहां पे हम ये कर सकते हैं, बाय द वे। जब अभ्यास, विवेक और परित्याग हम करते हैं, द योगी इंक्रीजेस द अरेस्टेड स्टेट ऑफ द माइंड। चित्त निरोध होता है। द माइंड इज इन निरोध परिणाम। और तब हम कहते हैं कि उसका मन जो है ये निरोध परिणाम में है। द कॉन्शियसनेस इज द निरोध भूमि। हाँ, क्यों? मैं ऑलरेडी आपके ध्यान में आ गया है। ये 3.12 तीनों आपके ध्यान में आ गए, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। फिर भी मैं क्यों इसको और डिटेल में जा रही हूँ? ये जो लाइन है ना, द कॉन्शियसनेस इज निरोध भूमि, ये जो भूमि जिसको हम कहते हैं, फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, आधार जिसको हम कहेंगे, इसके इसको एक्सप्लेन करने वाले सूत्र आगे के दो है। हाँ, इसलिए मैं भूमि की बात कर रही हूं। देखो, कुछ भी चीज बनाने के लिए, अगर आपको ब्लॉक्स बनाने हैं, अगर बच्चे भी जो ब्लॉक्स बनाते, आप आप ऐसे ऊपर नीचे गद्दी पे ब्लॉक नहीं बनते। या हम वो पत्ते का खेल खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं ऐसे जॉइन जॉइन करके, फिर उसके ऊपर ऐसा घर बनाते हैं। आप गद्दी पे वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अस्थिर है। कुछ भी चीज करने के लिए, एनी क्रिएटिविटी, एनी एक्टिविटी, यू नीड अ ग्राउंड, यू नीड अ बेस। पिज्जा का बेस सबको पता है, राइट? बेस के बगैर पिज्जा नहीं, भाजा हम सब खाते हैं, लेकिन बेस चाहिए, राइट? यहाँ पे चित्त निरोध, कॉन्शियसनेस को अरेस्टेड स्टेट में लाना, दैट बिकम्स अवर बेस।
एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो निरोध परिणाम अगर नहीं हुआ तो समाधि एकाग्रता भूल जाओ. आर यू गेटिंग इट? सो ये उसका बनता है बेस. अब देखो समाधि परिणाम में, नाउ देन व्हेन द माइंड इज एस्टैब्लिश्ड फिक्स्ड ऑन वन और द सेम ऑब्जेक्ट, गिविंग अप द हैबिट ऑफ टेकिंग इन ऑल ऑब्जेक्ट्स, इट बिकम्स एनग्रॉस्ड. अब यहां वहां मन दौड़ना बंद हो गया. बंद हो गया तो एक ही चीज के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है. ये है समाधि. द रिजल्ट इज समाधि परिणाम. From here, the mind mutates to no pointed and results in ekagrata parinam. The chitta is completely shanta. इसका मतलब क्या हुआ? चित्त जो है आत्मा के साथ जाके बैठ गया. It has been uplifted to the level of the soul or the seer. This distinction should be carefully noted and in reference to abhyasa of kaivalya prapti. Okay, ये फर्क इम्पॉर्टेंट है. जो ममता ने अभी बहुत सुंदर उनका एक्सपीरियंस बताया कि तीसरे दिन पे कुछ भी नहीं था, कोई विचार नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था, बस एक भाव से भरे हुए थे हम. अरेस्टेड स्टेट ऑफ माइंड एक्सेट्रा ऑल्सो टेक्स प्लेस इन योग लीडिंग टू विदेह स्थिति, बट दैट डज नॉट लीड टू कैवल्य परमानेंट सीजेशन. यहाँ पे एक जो भाष्यकार है उन्होंने ये भी बता दिया, ये आप विदेही अवस्था तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन विदेही होना यानी कैवल्य प्राप्ति हुई ऐसा नहीं है. हाँ, अभी और आगे जाना है. राइट, इज दिस क्लियर? ये तीनों चीजें आपके ध्यान में आ गई? मॅम, जी याचा अर्थ अजूनपर्यंत आलंबनाची जरूर आहे. आहे ना. तर तुझं आलंबन हे येस येस, काय आहे आलंबन? इथे श्वास, चित्त. नाही, एकच. इकडे इकडे आता श्वासाची सजगता पण खूप स्थूल संपली. राहिली, खूप स्थूल राहिली, मागे राहिली ती खूप. ओके, इथे प्रशांत चित्त हे एकच आधार आहे. म्हणजे चित स्वतः, चैतन्य स्वतः तुमचा आधार बनतो. विदेही आहात पण देहामध्ये आहात. सो देह आधार झालाच तुमचा. आणि देहामध्ये चित्त असतं आणि ते चित्त तुम्ही स्थिर ठेवलेलं आहे, एकाग्र ठेवलेलं आहे. पण लक्षात, आता पुढे अजून येईल त्याचं डिटेल, पण लक्षात हे आपण घ्यायचं आहे की हे जे चित्त आहे ना, हा आपला आधार आहे. आपण चित्त सोडून नाही दिलंय. आत्मा मोकळा झालेला नाहीये. पटतंय? आत्माला चित्ताचा तुल्य आधार आहे. प्रत्यय. सॉरी सॉरी, तुल्य प्रत्यय म्हणजे त्यासारखंच दुसरं. नाही नाही, प्रत्ययोचा अर्थ होतो अनुभव. ओके, प्रत्यय म्हणजे अनुभव. आणि इथे उदितो तुल्य, पुनः शांत उदितो तुल्य, प्रत्ययो चित्त एकाग्र. तो तो ततः म्हणजे समाधी अवस्था प्राप्त झाल्यानंतर ते जे शांत शांत चित्त जे आहे, ते प्रशांत चित्त जे आहे ते तसंच राहतं. म्हणजे अनुभव पण प्रशांत चित्ताचाच आहे, अवस्था प्रशांत चित्ताची आहे. म्हणून ते तुल्य, सिमिलर. प्रशांत चित्त जे आहे ना, त्याच्या तुल्य तुम्हाला अनुभव होतोय. म्हणजे जे निरोध चित्त आहे तो आपला आलंबन बनला आणि त्या आलंबनच्या आधारावरच आपण समाधीमधनं एकाग्र चित्तावर पोचलेलो आहोत. अजूनही आधार सुटला नाही, अजून आपण प्रकृतीमध्ये आहोत. चित्त अजूनही त्रिगुणात्मक आहे. एकाग्र झालेलं आहे, कबूल आहे, पण त्रिगुणात्मक अजूनही आहे. कारण प्रकृतीचा त्रिगुण हा प्रकृतीचा गुणधर्म आहे. जोपर्यंत प्रकृतीच्या बाहेर नाही पडत आपण, तोपर्यंत आपण त्रिगुणात्मक आहोत. मग ते तुमचं चित्त शांत प्रशांत होऊन, निरोध होऊन, समाधी अवस्थेतून एकाग्रतेवर पोचलेलं आहे.
तरी सुद्धा अजून आपण तोच आपला आधार आहे, प्रकृतीच आपली आधार आहे. तुझं काहीतरी वेगळं म्हणणं आहे, तुझं म्हणणं सांग. नाही, मला असं वाटलं होतं की तुल्य हा शब्द जो आहे तो हं. बरोबरीने आहे, तोलणारा आपण म्हणतो असं. म्हणजे एक एक चित्तात एक विचार येऊन तो स्थिर झाला, एकाग्र झाला, आणि दुसरा आला तरी पण तो सुद्धा स्थिर. त्याच्यात काहीच हालचाल नाही असं. नाही नाही, कबूल आहे, हे बरोबर आहे, स्थिर झालं हे मुद्दा बरोबर आहे. पण आता इथे उठणारे येणारे जाणाऱ्या वृत्तांबद्दल बोलतच नाहीये. नाही. कारण समाधी अवस्थामध्ये दोन वृत्त्यांच्या मधली रिकामी जागा, त्याच्यावर आपण एकाग्र होतो. हो. पण आता ती एकाग्रता एवढी पूर्णता झाली आहे, ती प्रशांत चित्त एवढी पूर्ण झालेली आहे, म्हणजे आता इथे कुठल्याच वृत्त्या नाहीयेत. आणि तू दोन गोष्टींच्या मधल्या गोष्टीवर तू एकाग्र होती. आता ती दोन गोष्ट पण नाहीये आणि मधली गोष्ट पण नाहीये, किंवा दोन गोष्टी नाहीच आहेत, तू त्याच्यावरच आहेस. म्हणून आता तुल्य हा चित्तामध्ये दुसरे कोणत्याच वृत्ती नाही. वृत्ती तर नाहीच आहेत. तू नाही. एवढी एकाग्र झाली की त्या वृत्त्या तुला दिसतच नाहीयेत. पण ती रिकामी जागा, ही रिकामी जागा आहे ही जाणीव पण नाही राहिली. हं. आणि आपल्याला नेहमी वाटतं की एकाग्रतापेक्षा समाधी हे हायर स्टेट आहे, तर तसं चित्ताबद्दल तसं नाहीये. बी के एस अय्यंगारच्या पुस्तकामध्ये अख्खा टाइम टेबल काय म्हणते, टेबल दिलेला आहे त्यांनी, ज्याच्यामध्ये ते चित्तांची अवस्था त्यांनी नोंदलेली आहे की हा चित्त महाचित्त 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 असं दिलेलं आहे. हं, मी आता काढून नाही ठेवलंय, पण मग मी उद्या चालेल. वाचून दाखवू शकते. Yes. ठीक आहे, हो. ऑल राईट. पुन्हा वाच, मी पण वाचेन. हा सूत्र पुन्हा वाचूया की तुल्य शब्दाचा काही वेगळा अर्थ होऊ शकतो का. व्यास भाष्यामध्ये पण पुन्हा बघते मी एकदा. हे माझ्याकडे जे नोंद आहे तेवढंच मी आत्ता वाचलं, पण पुन्हा एकदा बघूया. एक आग्र, ये दो शब्द है, एक अधिक आग्र, एक यानी एक, और अग्र का मतलब होता है आराम करना या रह जाना, एक ही चीज पे रह जाना, उसको कहते हैं एकाग्र. हाँ, अभेद्य बोलते हैं उसको. रिजल्ट, परिणाम, एकाग्र परिणाम. और रुकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट टू सूत्र, 3 सूत्र एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, और भी उसमें क्लासिफिकेशन है, 3 भी नहीं, चौथा पांचवा भी है. एनीवे, कल करेंगे. ठीक है, विल टर्न टूवर्ड्स द बुक नाउ. हाय आरती. हाय, क्या हुआ? हाँ, जस्ट बस. हाय हाँ हाँ, I जस्टिन, solved the वेलकम problem. Yeah. वेलकम. चलो, Okay. थैंक यू फॉर सेइंग हाय. आई नो यू हैव जॉइंड इन, क्योंकि तेरा नाम लिख के नहीं आया है, सिर्फ आईफोन आया है, तो ध्यान में नहीं आया. या ओके, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द बुक, यू आर जस्ट इन टाइम. Ma'am, I will have to leave at 4:10. नो I have वरीज. class at 4:15. यस, हाँ, जब आपका समय हो जाए आप छोड़ देना. Okay, 1 or 2 or 3 of you, if you can put your videos on, that would be really great. अगर ट्राई करो, अगर हो सकता है तो, इफ नॉट दैट्स ओके. ऑल राइट, तो हम शेत पे वापस आते हैं. कल एंड में मैंने ये पूछा कि क्या आप रिलेट कर पा रहे हो, एंड आई हैव टू थैंक चारू जी. मैं इनको बहुत थैंक यू बोलूंगी कि वो बोल रहे हैं, उन्होंने, बिकॉज उनके लिए ये विषय और ये जो शेत नामक जो व्यक्तिमत्व है, ये पर्सनालिटी एसेंस जो है, ये बिल्कुल नए हैं. और फिर जब मैं सब कुछ पढ़ते जा रही हूँ ना, तो हो, इट इज डिफिकल्ट टू कैच अप. ओके, इसको ध्यान देते हुए मैंने कल कहा था कि मैं एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ, बट इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया है. मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको पढ़ सुनाऊंगी, लेकिन मेन बुक वी विल रीड वर्ड टू वर्ड. फिर देखूंगी, अगर मुझे ऐसा लगे कि एडिट की जरूरत है तो ही करूंगी, वरना वी विल रीड. ऑलराइट, तो कल हम इस पर ही बात, इंट्रोडक्शन में यही बात कर रहे थे, जहां पे लास्ट में उन्होंने कहा कि Sheth has written a book that is a classic of its kind. After referring to himself
cautiously, after referring to him as cautiously as personality, I feel bound to add that Sheth is an astute philosopher and psychologist. We are on page number 15, yeah, and deeply knowledgeable in the ways of human personality and well aware of the triumph and plight of human consciousness. यानी जेन रॉबर्ट्स जो है वो कहती है कि ये सिर्फ एक एंटिटी नहीं है। हाँ, एंटिटी का बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन स्मिता जी ने ऑलरेडी हम सबको दिया। तो ये सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, तो ये मनुष्य, मनुष्य की मानसिकता, मनुष्य का धर्म, मनुष्य का सोच विचार, मनुष्य के अलग अलग व्यक्तिमत्व, इनका भी उनको गहरा ज्ञान है, ऐसा उन्होंने बात किया। ओके, ऑन द सेम पेज in the last paragraph, Sheth speaks about multi-dimensional art in his book. But Sheth does more than write books. अब शेथ हमको लगेगा कि भाई ये सिर्फ किताबें लिखते हैं, तो वैसा नहीं है। He is a fully developed personality with a variety of interest. अब ये देह में नहीं है, ये शरीर रूपी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सिखाने आते हैं और सिर्फ बातें बताते हैं और सवालों के जवाब देते हैं या किताबें लिखते हैं, उतना ही नहीं है। उनके बहुत सारे इंटरेस्ट है, जैसे कि राइटिंग, टीचिंग, हेल्पिंग अदर्स, लिखना, सिखाना, दूसरों की मदद करना। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज क्वाइट इंडिविजुअलिस्टिक एंड अनलाइक माइंड। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ये बहुत उनका अनोखा है और मेरे जैसा नहीं है, उनका अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। ही इज shrewd. He is shrewd in his manner, more earthy than eternal. तो हम अगर सोचते हैं कि ये देह में नहीं है, तो ये कुछ मतलब परियों जैसा अगर आपको कुछ लग रहा हो, एंजल्स जैसा वगैरह, तो वैसा भी नहीं है। वो काफी ग्राउंडेड है, ऐसा वो कहना चाह रही है। ही नोज हाउ टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स थियरीज सिंपली इन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। जब किसी से बात वो करते हैं तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो, वो सिंपल सादे शब्दों में अच्छी तरह से समझाते हैं। Perhaps more important, he is able to relate these ideas to ordinary living, है ना? So Seth also appears frequently. अच्छा, तो आराम से वो सिंपल आइडियाज है, वो बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं। इसके अलावा शेथ की पर्सनालिटी के बारे में एक 3-4 पॉइंट है, ये पॉइंट्स मैं आपको पढ़ सुनाती हूँ। इसके अलावा सेथ ऑल्सो अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इन द ड्रीम्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस दैट वर्क, either involving methods of using their abilities or of achieving certain goals. इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स के सपनों में वो आते हैं और जो जिसको जिसको जहां पे अड़चन है, जहां पे उनको रुकावटें आ रही है, वो उनको उस चीज को पार करने में मदद करते हैं। किस तरह मदद करते हैं? तो उस व्यक्ति की जो क्षमता है, हर एक अपनी, देखो हम सबकी अलग अलग क्षमताएं होती है, हमारी कैपेसिटीज अलग होती है। कोई ड्राइंग करके एक्सप्रेस करेगा, कोई पेंटिंग करके, कोई लिख के, कोई अलग अलग बोल के, तो वो उनके काबिलियत के हिसाब से उपाय उनको देते हैं। It is not unusual that students should dream of Sheth, of course, or that they should dream of me. But certainly Sheth has achieved independent status in their mind and has become a vehicle of instruction even in the dream state. तो मेरे देखो हमको कैसे हमारे गुरु है ये सपने में आते हैं, हमारे जो निकट के लोग हैं ये सपने में आते हैं, लेकिन शेथ ने सपनों में भी अपनी जगह बनाई है। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अपनी जगह उनके उसमें बनाई है और सपनों के माध्यम से वो उपाय देते रहते हैं। Producing the continuing shape, in other words, I'm sorry, but certainly Seth has achieved independent status in their eyes and has become a vehicle of instruction even in the dream state. In other words, besides producing the continuing Sheth material and this book, Sheth has entered the minds and consciousness of other people. तो किताब तो लिख रहे हैं,
मेरे माध्यम से वो किताबें लिखने की का काम तो चालू है, लेकिन मन के अंदर, चित्त के अंदर लोगों के भी वो प्रवेश करके उनको गाइड करते हैं. On the next page, because of my own experiences, particularly with out of body states, I am convinced that consciousness is not dependent upon physical matter. हाँ, तो इसके पहले के दो पैराग्राफ जो छोड़ दिए ना, वो यही बात समझा रही है जो हम उपनिषदों से समझे हैं ऑलरेडी, इसलिए मैंने उसको एडिट किया कि शरीर में हम सीमित नहीं हैं. वी आर नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल बॉडी. We move out of our body. We can have out of body experiences. We can have extrasensory perceptions. We can have auric feelings और टेलीपैथी. ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. शरीर में ही चित रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है. All right. On the next page, the next point she makes is Sheth may be leading us out of our usual limitations into another realm that is ours by right, elemental, whether we are in flesh or out of it. He may be the voice of our combined self saying, while you are conscious bodies, remember what it was like and will be like to be bodiless, to be freewheeling energy without a name, but with a voice that does not need tongue, with a creativity that does not need flesh. We are yourselves turned inside out. यानी वो समझाती है कि हमारी आंखों से देखना या कानों से सुनना ये लिमिटेशंस नहीं है. क्षेत्र ये समझा देते हैं, ये दिखा देते हैं कि हम इस शरीर के अलावा बहुत कुछ है. और शरीर में चेतना है, लेकिन शरीर के अंदर के चेतना बनने से पहले हमारा अस्तित्व था. हम जिसको हम आत्मा कहते हैं ना, तो जैसे श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, जब अर्जुन कहते हैं भाई मेरे तो हाथ पैर हिल गए, मैं कुछ भी नहीं, अर्जुन उवाच में वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों के अगेंस्ट धनुष कैसे उठाऊं वगैरह वगैरह. तो कृष्णा कहते हो तुम कौन हो. सबसे पहला चैप्टर उनका यही है, समाधि, कि तुम कौन हो. तुम ये मनुष्य नहीं हो, तुम एक आत्मा हो. तो जो वो कृष्ण याद दिलाते हैं कि भाई तुम मनुष्य सिर्फ इस जन्म में इस समय पे अभी यहाँ पे शरीर रूपी हो, लेकिन सिर्फ उतना नहीं हो, तो तुम एक आत्मा हो. वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं. और क्रिएटिविटी, जो हमारी क्रिएटिविटी है, ये शरीर में अगर हम है तो ही लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है. हाँ, आत्मा फॉर एवर क्रिएटिव है. तो ये हम अलग अलग रेल्म में यानी दूसरे डायमेंशंस में भी हमारी क्रिएटिविटी हम करते ही रहेंगे, चाहे पृथ्वी तत्व में पे शरीर रूप में हम हो ना हो. अगर हम आत्मा रूप में है तो भी हमारी क्रिएटिविटी चलती ही रहेगी. एज फार एज वी आर कॉन्शियसनेस, वी विल कीप क्रिएटिंग. दिस इज द पॉइंट दैट शी इज मेकिंग ओवर हियर. उसके बाद शेट्स डिक्टेशन इज गिवन एज वी रिसीव्ड. हाँ, इसके बाद वो शेत के गुणधर्म समझाती है और उसके बाद वो कहती है कि अब ये जो किताब हमने लिखी है, तो शेत जैसे बोलते गए हम वैसे का वैसा लिखते गए. सो हिज डिक्टेशन इज गिवन एज वी रिसीव्ड इट इन ऑर्डर विथ नो पैराग्राफ्स एडेड और डिलीटेड. हमने उन्होंने जो बोला उतना ही लिखा है, उसमें हमने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया या कुछ भी माइनस नहीं किया है. Sheth's sentence structure has not been changed either, except in occasional instances. और जिस तरह से शेत ने वाक्य बोले हैं, वो वाक्य वैसे के वैसे हमने लिखे हैं. कभी कभार a few times I made 2 sentences out of 1 long one. अगर बहुत ज्यादा लंबा एक वाक्य बन रहा है तो मैंने उसको काट के 2 वाक्य बनाए, लेकिन इसके अलावा बिल्कुल हमने कोई फर्क नहीं किया है. मच ऑफ द पंक्चुएशन वॉज इंडिकेटेड बाय शेत. और शेत जब डिक्टेट करते हैं, आगे आप देखोगे तो वो कहते हैं कॉमा डालो, सेमी कॉलम डालो, ब्रैकेट डालो,
तो वो जैसे पंक्चुएशन बोलते गए वैसा ही हमने वो लिखा है, वैसी ही किताब छापी है। शेथ ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड अस टू अंडरलाइन सर्टन वर्ड्स। इसके अलावा कभी कभी कुछ शब्दों के नीचे लाइन ड्रॉ करने को, अंडरलाइन करने को उन्होंने हमसे कहा, तो वो भी उसी तरह से हमने किया है। एंड में इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में वो कहती है, हियर इज अनदर नोट ऑफ इंटरेस्ट अमंग दीज लाइन्स, आई राइट 3 drafts of my own work and sometimes still wind up dissatisfied. This book was dictated in its final draft. बोलती है, मैं खुद किताबें लिखती हूँ, कम से कम 3 बार मुझे लिखनी पड़ती है, उसको एडिट करते हुए कुछ कम ज्यादा इधर ऐड करो, या कुछ कहने का रह गया, या थोड़ा विगत और डालना है, तब जाके तीसरे ड्राफ्ट के बाद मेरी किताब मैं फाइनल करती हूँ। लेकिन यहाँ पे शेथ ने डायरेक्ट फाइनल ड्राफ्ट दे दिया है, इसमें कोई करेक्शंस या कोई भी बदलाव नहीं है। शेथ ऑल्सो फॉलोड हिज आउटलाइन फार मोर फेथफुली देन आई हैव फॉलोड माइन। देखो अभिषेक ने हमको बताया ना, मैं इस पे बात करूंगा, इस पे बात करूंगा, यानी जो चैप्टर, जो इंडेक्स उन्होंने तैयार किया है चैप्टर्स के, वो शेथ ने हूबहू निभाए हैं। और ये करना बहुत मुश्किल है, वो कह रही है, क्योंकि कई बार मुझे अपने चैप्टर्स चेंज करने पड़े हैं, इंडेक्स को ऑल्टर करना पड़ा है, लेकिन शेत का ऐसा नहीं है। ही ऑल्सो डिविएटेड फ्रॉम इट इन सम केसेस, हाउएवर, एज इज द एवरी ऑथर्स राइट। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा एडजस्टमेंट उन्होंने भी किया है, पर ये तो उनका एक लेखक के रूप में उनका हक बनता है। फ्रॉम हियर ऑन, इसके बाद सेथ स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। अब इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ शेत की आवाज, शेत का के शब्द होंगे। जेन रॉबर्ट्स, एल्मीरा, न्यूयॉर्क, September 27, 1971, ये उन्होंने नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये उनका इंट्रोडक्शन हुआ। ऑलराइट, जो मेन किताब है अब हम वो चालू करने जाते हैं। शेथ स्पीक्स द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल, पार्ट 1, चैप्टर 1। चैप्टर 1 का शीर्षक उन्होंने दिया है, आई डू नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी येट आई एम राइटिंग दिस बुक। मैं शरीर में नहीं हूं, फिर भी मैं ये किताब लिख रहा हूं। सेशन 511, January 21, 1970, 9:10 PM, वेडनेसडे। ये भी उन्होंने बोला है, उसके हिसाब से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो January 21, 1970 को ये सेशन हुआ, 9:10 रात के, बुधवार का दिन था। इनटू ब्रैकेट में स्टार्टिंग ही इसका ब्रैकेट से ही हो रहा है, आई थिंक सो, या एनीवे, नहीं, इन बिगिनिंग दीज नोट्स, वो डिजाइन है। इन बिगिनिंग दीज नोट्स लेट मी मेंशन that there are certain definite changes in Jane when she is in a trance and speaking for Sheth. Okay, so ये उनके पति, आई थिंक वो जो इटैलिक्स में लिखा जाता है ऐसे ऐसे टेढ़े शब्दों में, ये जेन के पति रॉब जो है, जो नोट्स लिख रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं। जैसे, क्या आपको दिखा दूं मैं, ऐसी वाली जो हैंड राइटिंग है, दिख रही है आपको? हाँ, और जो क्लियर हैंड राइटिंग है ना, वो सारा शेत की बातें हैं। ऑलराइट, रॉब कहते हैं तो ये नोट्स के शुरुआत में ही मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी जेन ट्रांस में जाती है, तो उसके उसके शरीर में एक बदलाव आ जाता है। ओके, जब शेत के लिए वो बात करने लगती है, तो उनका पोस्चर, उनका बैठने का स्टाइल कह लो, या उनका जो भी हम पोस्चर कहते हैं ना, शरीर का जो स्थिति है, ये बदल जाती है। यूजुअली जेन गोज इन एंड आउट ऑफ ट्रांस विथ रिमार्केबल स्पीड। वो ट्रांस के अंदर जो जाना होता है, उसके लिए उनको कोई समय नहीं लगता, खटाक से वो ट्रांस में चली जाती है, उतने ही चुटकी बजाते वो ट्रांस के बाहर भी आ जाती है। हर आईज आरंट क्लोज ड्यूरिंग द सेशंस एक्सेप्ट फॉर रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड्स।
तो उनकी आंखें बंद नहीं होती, जेन की आंखें खुली होती है, बीच बीच में कभी कभी वो आंखें बंद कर लेती हैं, बट दे कैन बी बेयरली ओपन से, और हाफ ओपन और वाइड ओपन एंड मच डार्कर देन यूजुअल। तो उनकी अध खुली आंखें होती है, कई बार बंद भी होती है, कई बार पूरी भी खुली होती है। तो उनके आंखों का जो खुलना बंद करना ये बदलता रहता है। उतना ही नहीं, उनके प्यूपिल्स जो है, काय म्हणतात त्याला, बुबुळ, या उसका रंग बदल जाता है, गहरा हो जाता है, उनकी आंखों का रंग जो है ये गहरा हो जाता है। She sits for sessions in her Kennedy rocker, but on occasion she gets up and moves about. तो उनकी एक आराम कुर्सी है जिसको हम कैनेडी रॉकर, रॉकिंग चेयर बोलते हैं ना, उस पर वो ज्यादातर बैठती है, पर कई बार वो उठ के इधर उधर मतलब चलती भी है। ठीक है। शी स्मोक्स इन ट्रांस एंड सिप्स अ लिटिल वाइन, बियर और कॉफी। तो जनरली वो ट्रांस में जब है स्मोक भी करती है, वाइन या बियर या कॉफी हमेशा साथ होता है, उसमें से एक एक सिप लेती रहती है। समटाइम्स व्हेन हर ट्रांस हैज बीन वेरी डीप, इट टेक्स हर अ फ्यू मिनट्स टू रियली कम आउट ऑफ इट, एज शी पुट्स इट। और अगर बहुत गहरी ट्रांस में जब जब वो चली गई है, तब बाहर आने को, ट्रांस से तो वैसे उठ जाती है, लेकिन पूरी तरह से बाहर आने को उनको कभी कभी ज्यादा समय लग जाता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज शी जॉइन्स मी इन अ स्नैक आफ्टर द सेशन, नो मैटर हाउ लेट इट इज। कितना भी लेट हो गया हो, पर मेरे साथ बैठ के वो कुछ ना कुछ खा लेती है। तो जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी, तो दिस वाज लाइक, हाँ जैसे कॉफी पीती है वैसे नाश्ता कर लेती या कुछ खा लेती, इतना ही अर्थ मुझे लगता था। लेकिन अब मुझे इसका अलग अर्थ लग रहा है। जैसे हम मेडिटेशन के बाद पानी पीते हैं, वैसे ट्रांस सेशंस के बाद खाना जरूरी है ग्राउंडिंग के लिए। तो जब हम सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं, हम फटाफट शरीर में आ जाते हैं। हाँ, ये अर्थ मुझे यहाँ पे अब लग रहा है। Jane's voice in trance can be almost conversational in tone, volume, and pace, but is subject to a wide range of these qualities. और उनका जो बोलने का स्टाइल है, जैसे किसी से बातें कर रहे हो वैसे नॉर्मल बातों का स्टाइल होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। यूजुअली इट्स समवॉट डीपर एंड स्ट्रोंगर देन हर ओन वॉइस। उनकी खुद की जो आवाज है उससे ज्यादा भारी है। जब वो ट्रांस की जो आवाज है, ये ज्यादा भारी हुआ करती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। Once in a while, her Sheth voice is very loud indeed, much more powerful, with definite masculine overtones and with an obvious tremendous energy behind it. तो कहते हैं कभी कभी आवाज बहुत बड़ी हो जाती है उनकी, और जब वो ऊंचा बोलने लगती है तब पुरुषी आवाज में बात करती है, और उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत ऊर्जा होती है उनकी बातों में। Obvious tremendous energy behind it. Most of our sessions, however, are fairly quiet. पर ये कभी कभी होता है। ज्यादातर जितने सेशंस हुए हैं, शांति से बात करती रहती है, बोलती रहती है। शेत, अब ये हो गया जेन के बारे में कि जेन का व्यवहार, जेन का शरीर रूप, उनकी आंखें, उनका बोलना, ये सब कैसा होता है, ये उन्होंने बताया। अब शेत के बारे में। शेत स्पीक्स विथ एन एक्सेंट दैट्स हार्ड टू पिन पॉइंट। देखो, एक्सेंट को क्या कहते हैं हिंदी या मराठी में? अम, देखो, फ्रेंच लोग इंग्लिश बात करते हैं ना, तो उनका वो फ्रेंच एक्सेंट होता है। या मराठी भी, जो पक्के मराठी मीडियम वाले, उनके इंग्लिश में वो मराठी टोन भी ना जाता है, या बंगाली टोन आ जाता है। तो पता चल जाता है सब लोग इंग्लिश बात कर रहे हैं, लेकिन आप पहचान ले तो ये बंगाल से होगा, ये महाराष्ट्र से होगा, ये गुजरात से होगा। तो वो एक्सेंट की वजह से होता है। तो लकब म्हणतात त्याला, बहुतेक लकब म्हणतात का, लकब. लकब, ओके, हम्म. मी नाही ऐकला हा शब्द। ऑल राइट। नाही, लहेजा. हा. लहजा, लहेजा. लहजा, ओके, दैट साउंड्स क्लोजर, बट आई हैव नॉट हर्ड लहजा। ओके, ममता इज आल्सो एग्री। तो आवाज का एक लहजा होता है जिससे हम पहचान जाते हैं कि भाई ये कौन से देश या कौन से प्रदेश से है। तो शेत का जो लहजा है या जो एक्सेंट है, ये पता नहीं चलता कि ये कौन से
देश का एक्सेंट है। इट्स बीन कॉल्ड रशियन। लोगों ने, जिन्होंने ये उनकी आवाजें सुनी है क्लास में या ग्रुप इंटरेक्शंस में, कोई कहता है रशियन है, कोई कहता है आयरिश है, जर्मन है, डच है, इटालियन है और इवन फ्रेंच। तो ये अलग अलग है, एक्सेंट्स है, ऐसा लोगों को लगता है। शेथ वंस ह्यूमरसली कमेंटेड सॉरी Sheth once humorously commented that his way of speaking was actually due to his own cosmopolitan background acquired through many lifetimes. तो शेथ ने हंसते हंसते एक बार खुद बता दिया था कि अनेक जन्मों में अनेक देशों में वो जिए हैं और इसलिए उनकी आवाज काफी कॉस्मोपॉलिटन है। जेन एंड आई थिंक इट इज सिंपली इंडिविजुअल, लेकिन हमको लगता है ये उनका अनोखा अंदाज है। एंड दैट इट इन्वोक्स वेरियस रेस्पॉन्सेज इन पीपल अकॉर्डिंग टू देयर ओन एथनिक एंड इमोशनल बैकग्राउंड। और लोगों को, किसी को ये, किसी को वो लगता है, क्योंकि वो किस पर आधारित है, उन वो जिस देश से बिलोंग करते हैं, उनकी जो भावनात्मक बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से ये होगा। There are two more effects that Jane always manifests when she is trans. हाँ, जेन के बारे में बताऊं तो और दो चीजें हैं जब वो ट्रांस में होती है। वन इज अ मोर एंगुलर क्वालिटी इन हर मैनरिज्म्स। तो वो अपनी मैनर में ना, एंगुलर क्वालिटी किसको कहेंगे, फ्लो नहीं होता, शार्प होता है, एंगल्स होते हैं, राइट। तो ये एक चीज होती है। द अदर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ हर फेशियल मसल्स और टॉटनेस रिजल्टिंग, आई बिलीव, फ्रॉम एन इन्फ्यूजन ऑफ एनर्जी और ऑफ कॉन्शियसनेस। उनका चेहरा है ना, कड़क हो जाता है। कड़क यानी आप जैसे सोच रहे हो वैसा कड़क नहीं। पुरुषों का, अगर किसी पुरुष को आ, समझो गुस्सा आ जाए या बहुत सीरियस हो जाए, तो कैसे चेहरा एकदम ऐसा हो जाता है ना, टॉट हो जाता है, टाइट हो जाता है, वैसा उनके स्नायु हो जाते हैं। आई बिलीव फ्रॉम, मुझे ऐसे लगता है इतनी ऊर्जा जो उनके अंदर आ गई है, उसके वजह से चेहरे का आकार अलग दिखता है। At times, this effect is quite pronounced, and I can easily sense the immediacy of Sheth's presence. और कई कई बार इतना वो अलग होता है, देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि ओके, शेथ आ गए। ओके, ये देखते ही पता चल जाता है। I think these changes in Jane during sessions are caused by her creative reception of a portion of an entity, an essence that we call Sheth, and by her own ideas of what this certain segment is like. As she casts it in the masculine gender, her transformation as Seth is original and absorbing to watch and participate in. Regardless of degree, Sheth is uniquely and kindly present. I am listening to and exchanging dialogue with another personality. तो वो कहते हैं यहाँ पे कि विषय की गहराई कितनी है, उस पर आधारित जेन में बदलाव उस तरह से आते रहता है। जो भी कुछ हो, लेकिन ये बदलाव देखना, इसको अनुभव करना और इसके साथ संवाद करना, क्योंकि वो पर्सनालिटी जो है, शेख जो है, ये मुझसे भी बात करते हैं या रेफरेंस में भी लेते हैं। तो ये बहुत एक अलग अनुभव होता है। बिफोर द सेशन जेन सेड शी फेल्ट रादर नर्वस। अब ये पहला सेशन है, तो ये सेशन शुरू होने से पहले जेन ने कहा कि मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। शी थॉट सेथ वुड स्टार्ट हिज ओन बुक दिस इवनिंग। हर फीलिंग ऑफ नर्वसनेस इज क्वाइट अनयूजुअल इन दीज सेशंस। तो ऐसा वो नर्वस कभी भी नहीं होती, तो ये थोड़ी अलग बात थी। नर्वस इसलिए थे कि उनको लग रहा था आज शेथ किताब डिक्टेट करना शुरू करेंगे। तो I offered reassurances, telling her to forget the whole thing and let the book come out on its own. तो मैंने जेन से कहा, आप शांत रहो, जो होता है होने दो, वो किताब अपने आप लिख जाएगी, वो कर होने दो। ठीक है। सेशन चालू हुआ। अब याद रहे, जेन को क्या बुलाते हैं शेथ? जोसेफ बुलाते हैं, नहीं सॉरी, रूबर्ट बुलाते हैं। हाँ, रूबर्ट बुलाते हैं, और रॉब को जोसेफ बुलाते हैं। ओके।
ना, आई बिड यू जोसेफ अ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शेत। तो पहले जोसेफ को उन्होंने यानी रॉब को उन्होंने गुड इवनिंग कहा, उन्होंने जवाब दिया गुड इवनिंग शेत। अवर फ्रेंड रूबर्ट डस इंडीड हैव स्टेज फ्राइट एंड टू सम एक्सटेंट दिस इज अंडरस्टैंडेबल, सो आई बेयर विथ हिम। और वो शेत बोलने लगे कि अपनी दोस्त जो है रूबर्ट, ये नर्वस है और इसको मतलब स्टेज पे जाके कैसे पहली बार डर लगता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इसलिए अपन वो चला लेंगे। However, let us begin with chapter 1. शेख जानते हैं कि रॉब लिख रहे हैं, जोसेफ लिख रहे हैं। तो वो उसको कहते हैं कि चलो लिखना शुरू करो चैप्टर 1। रूबर्ट में राइट एन इंट्रोडक्शन इफ ही लाइक्स। लेकिन फिर सोच के बोलते हैं अगर इंट्रोडक्शन ये लिखना चाहती है तो ये लिख सकती है, लेकिन चैप्टर 1 से आप शुरू कर दो। और उसी तरह से हुआ, हमने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ी और अब चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। You have heard of ghost hunters. I can quite literally be called a ghost writer, though I do not approve of the term ghost. It is true that I am usually not seen in physical terms. I do not like the word spirit either. And yet, if your definition of that word implies the idea of a personality without a physical body, then I would have to agree that the description fits me. वो कहते हैं आपको मालूम है ना, भूत पकड़ने वाले होते हैं। हाँ, भूत घोस्ट यानी भूत जिसको शरीर नहीं होता, तो घोस्ट हंटर्स होते हैं। वैसे मैं एक घोस्ट राइटर खुद को बुला सकता हूँ, लेकिन मैं कोई भूत भीत नहीं हूँ भाई। और वो कहते हैं मैं अपने आप को एक स्पिरिट भी नहीं बताना चाहता। शरीर, लेकिन अगर स्पिरिट का आपके लिए ये अर्थ लगता है कि जिसका शरीर नहीं है, तो आप उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आई एड्रेस एन अनसीन ऑडियंस। अब मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो कोई दिखने वाले लोग नहीं हैं। However, I know that my readers exist. लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पढ़ने वाले लोग हैं, and therefore I shall ask each of them now to grant me the same privilege. जैसे पढ़ने वाले हैं वैसे मैं लिखने वाला हूं, और वो हक मेरा मुझे दे दे। I write this book through the auspices of a woman of whom I have become quite fond. ये जो किताब मैं लिख रहा हूँ एक औरत के माध्यम से लिख रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। To others, it seems strange that I address her as Rupert and him, but the fact is that I have known her in other times and places by other names. वो कहते हैं लोग आपको विचित्र लगेगा कि मैं उनको रूबर्ट यानी पुरुष के नाम से बुलाता हूँ, और मैं पुरुष लिंग यानी पुल्लिंग में मैं उनके बारे में बात करता हूँ। लेकिन ये पहली बार मेरा इनके साथ इंटरेक्शन नहीं है। अनेक जन्मों में अलग अलग नाम से मैं इनको जानता हूँ। She has been both a man and a woman, and the entire identity who has lived these separate lives can be designated by the name of Rupert. वो स्त्री जन्म भी हुए हैं, पुरुष जन्म भी उनके अनेक हुए हैं, और अगर वो सारे अलग अलग जन्मों को मैं इकट्ठा कर लूं तो उनके लिए सबसे परफेक्ट नाम रहेगा, सबसे सही नाम रहेगा रूबर्ट, और इसलिए मैं उन्हें रूबर्ट बुलाऊंगा। नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट हाउएवर, लेकिन देखो नाम में क्या है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। माई नेम इज शेत, मेरा नाम शेत है। नेम्स आर सिंपली डेजिग्नेशंस, सिंबल्स, एंड येट सिंस यू मस्ट यूज देम आई शैल ऑल्सो। नाम तो क्या है भाई, इस चीज को ये बुलाते हैं, इस व्यक्ति को वो बुलाते हैं, एक डेजिग्नेशन है, वरना पता नहीं चलेगा ना किसको क्या नाम से किसके बारे में बात कर रहे हैं। और नाम देना जरूरी है, इसलिए मैंने भी एक नाम लिया हुआ है। I write this book with the cooperation of Rupert, who speaks the words for me. अब रूबर्ट के कॉपरेशन के साथ यानी उनके सहारे के मैं ये किताब लिखने जा रहा हूँ, जो मेरे शब्द उनके मुख से आएंगे, वो बोलेगी।
In this life, Rupert is called Jane, and her husband Robert Butts takes down the words that Jane speaks. I call him Joseph. इस जिंदगी में रूबर्ट का नाम जेन है, उनके पति का नाम रॉबर्ट है, और जेन लिखेगी, अरे जेन बोलेगी, जेन के माध्यम से मैं बोलूंगा, और जोसेफ, जिसको मैं जोसेफ बुलाता हूँ, वो लिखेगा. My readers may suppose that they are physical creatures bound within physical bodies, imprisoned within bone, flesh, and skin. If you believe that your existence is dependent upon this corporeal image, then you feel in danger of extinction, for no physical form lasts, and no body, however beautiful in youth, retains the same vigor and enchantment in old age. अब वो हमें ये बात समझाते हैं, शरीर में हो, लेकिन अगर आप समझते हो कि ये मांसपेशियों का जो शरीर है, यही तुम्हारा अस्तित्व है, इसके अलावा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो समझ जाओ कि जिस दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो तुम समझते हो कि तुम भी नष्ट हो जाओगे. और शरीर तो नष्ट होना ही है. जो भी कुछ जन्म लिया है, कोई फिजिकल चीज कभी भी टिक कर नहीं रहती. कितनी भी सुंदरता हो, जवानी कितनी भी हो, बुढ़ापा में वही रूप, वही जो दिखना है, वही ताकत जो है, ये नहीं रहती. If you identify with your youth or beauty or intellect or accomplishments, then there is a constant gnawing knowledge that these attributes can and will vanish. अगर आपको लगता है आपकी जवानी यानी आप, आपकी सुंदरता यानी आप, आपकी बुद्धि यानी आप, आपने जो भी प्राप्त किया है जीवन में यानी आप, अगर ऐसा आपको लगता है, तो हर पल आपको ये डर रहेगा कि एक दिन ये सब चला जाएगा. जो भी चीज हमें लगती है कि ये मैं हूं, ये शरीर यानी मैं, ये व्यक्तिमत्व यानी मैं, जो भी चीज मुझे लगती है कि ये मैं हूं, एक दिन वो चली जाएगी. ये डर मेरे मन में हर पल रहेगा. अब हमने ऑलरेडी इतना अध्यात्म का अभ्यास किया है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कुछ बोलना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी. अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये शरीर यानी मैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने शरीर से अलग हूं, लेकिन मैं अपने शरीर को यानी मैं हूं ऐसा समझ रही हूं. तो मैं मेरे शरीर से भिन्न हूं. और जब ये समझता है कि शरीर अलग और मैं अलग, तो ये चले जाने का डर हमें हमेशा रहेगा. हाँ, मेरे बाल नहीं रहे तो, मेरा मेरा मसल टोन नहीं रहा तो, मेरे दांत नहीं रहे तो, वगैरह वगैरह, हमेशा ये डर लगा रहेगा. राइट. आई एम राइटिंग दिस बुक टू अश्योर यू दैट दिस इज नॉट द केस. तो यही बात समझाने को, आपका शरीर यानी आप, आपका रूप यानी आप, आपकी बुद्धि यानी आप, आपने जो भी कुछ हासिल किया है यानी आप, ये ऐसा नहीं है, ये समझाने के लिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ. बेसिकली you are no more of a physical being than I am, and I have donned and discarded many bodies that I care to tell. अगर मैं शरीर रूप में नहीं हूं, तो आप भी शरीर रूपी नहीं हो. और मैंने अनेक बार जन्म लिया है, अनेक बार मेरी मृत्यु हुई है, तो मेरी बात मानो, ये शरीर यानी आप बिल्कुल नहीं हो. Personalities who do not exist do not write books. I am quite independent of a physical image and so are you. देखो, जो अस्तित्व में नहीं है वो किताबें कैसे लिखेगा? ऑलराइट. और मैं किताबें लिख रहा हूं यानी मैं हूं. तो जितना मैं हूं उतना तुम भी हो. ठीक है. तो ये बात वो समझा रहे. कॉन्शियसनेस क्रिएट्स फॉर्म्स. कॉन्शियसनेस क्रिएट्स फॉर्म. इट इज नॉट द अदर वे राउंड.
चेतना, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, आत्मा शरीर का रूप लेती है। शरीर आत्मा का रूप नहीं लेता। आ रही है बात ध्यान में? हम्म। तो ये वो कह रहे, ऑल पर्सनालिटीज आर नॉट फिजिकल। सारे व्यक्तिमत्व शारीरिक रूप में नहीं होते। ठीक है? इट इज ओनली बिकॉज यू आर सो बिजीली कंसर्न्ड विद डेली मैटर्स दैट यू डू नॉट रियलाइज दैट देर इज अ पोर्शन ऑफ यू who knows that its own powers are far superior to those shown by the or to those shown by the ordinary self. आप इतने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज के काम काजों में आप इतने मशगूल रहते हो, इतने बिजी रहते हो कि आप वो खुद को, जो आप सच में है, आपके अंदर के उस हिस्से को नहीं देखते जो कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो तुम्हारा जो शरीरी रूप है, यानी मैं जो आरती बन के जो भी मैं दिखूंगी लोगों को, या मेरी शक्तियां जो लोगों के ध्यान में आएगी, या मेरी ताकत या कैपेसिटी लोगों को समझेगी, इससे कहीं अधिक शक्तियां मेरे अंदर है जो बाहर से नहीं दिखती। You have each lived other existences, and that knowledge is within you, though you are not consciously aware of it. जैसे मैंने अनेक जन्म लिए हैं, अनेक बार अनेक रूप में मैं आया हूं, वैसे ही आपके भी अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं है। I hope that this book will serve to release the deeply intuitive self within each of my readers, to bring to the foreground of consciousness whatever particular insight will serve you the most. मैं आशा करता हूं कि इस किताब के माध्यम से मैं तुम्हारे अंदर के वो जो अनेक जन्म के अनेक शक्तियां से तुम जो भरे हुए हो, उनमें से कम उन चीजों को मैं याद दिला दूं जो आपके लिए अब भी महत्वपूर्ण है। ऑलराइट? जैसे हम पीएलआर जब करते हैं, जब हम किसी को ट्रांस में डालते हैं, तो कोई एजेंडा नहीं रख सकते। हम उनको समझाते हैं कि आपको ट्रांस में डालने की प्रक्रिया हम करेंगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस से क्या निकलेगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकते हैं, अब भी इस वक्त में आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपका सबकॉन्शियस से ऊपर आएगा, और वो जीवन काल आपको दिखेगा, वो लाइफ टाइम आपको दिखेगी। What is most important for you in this moment, right now? So कभी कभी लोग आते हैं रिलेशनशिप इश्यू लेकर, और अंदर से तो बिजनेस ये वो सब निकलता है। तो वो जो जिंदगी, राइट स्मिता? सो कहीं अधिक अनुभवी है स्मिता जी मेरे से। So she is also seconding this. Whatever is most important for us is going to come up. Okay, ये बात हम हमेशा कहते हैं। As I begin this book, it is late January in your time 1970. अब मैं ये किताब शुरू जो कर रहा हूं, आपके समय अनुसार ये जनवरी के आखिरी दिन है या आखिरी हफ्ता है 1970 का। रूबर्ट is a slim, dark-haired, quick woman now who sits in a rocker and speaks these words for me. रूबर्ट यानी जेन, ये एक पतली सी काले बाल वाली और चपड़ औरत है जो अभी आराम खुर्ची में बैठकर मेरे शब्द बोल रही है। उसके बाद लंबा पॉज बनता है। हाँ, तो वो ये जो रॉब लिख रहे हैं ना, वो इनटू ब्रैकेट ऐसा सब लिखते जाएंगे, लॉन्ग पॉज एट 9:35। तो वो नोट होता है। पर वो फिर मैं ये एक बार मैंने आपको बता दिया, मैं हमेशा ये नहीं बताऊंगी, कंटिन्यूस बोलती जाऊंगी, पढ़ती जाऊंगी। माई कॉन्शियसनेस इज फेयरली वेल फोकस्ड विद इन रूबर्ट्स बॉडी। मेरी चेतना रूबर्ट के शरीर की चेतना के साथ
पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इट इज अ कोल्ड नाइट, काफी ठंड ठंड रात, मतलब ये रात जो है ये काफी ठंड वाली है। दिस इज अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन राइटिंग अ कंप्लीट बुक इन ट्रांस एंड रूबर्ट वॉज समवॉट नर्वस बिफोर द सेशन बिगेन। ये हमारा पहला ऐसा अनुभव है जहाँ पे हम किताब लिखने जा रहे हैं, और ये सेशन चालू होने से पहले रूबर्ट यानी जेन काफी नर्वस थी। इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल मैटर of having this woman speak for me। इतनी सीधी सी बात नहीं है कि भाई इस औरत के माध्यम से मैं बोलूं, मैं बात करूं। वो ये जो प्रक्रिया है, इसके अंदर मेरे शब्दों से इसके साथ जुड़कर जो मैं बात कर रहा हूं उनसे और वो बोल रही है, ये इतनी सिंपल प्रक्रिया नहीं है। There are many manipulations necessary and psychological adjustment। काफी चीजें हमें एडजस्ट करनी, मानसिकता को एडजस्ट करनी पड़ती है। मैनिपुलेशंस ये शब्द यानी बहुत चित्त का, हमारे मन का, हमारे शरीर का बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हम दोनों को करनी पड़ती है। We have established what I refer as a psychological bridge between us, that is between Rupert and myself। तो मैं इनके साथ जुड़ता हूं उसको मैं एक दुआ कहूंगा या जिसको ब्रिज कहूंगा। एक मेरे मानसिकता और इसकी मानसिकता एक ब्रिज जैसे हम एक दूसरे के साथ बनाते हैं और हम जुड़ते हैं। I do not speak through Rupert as one might through a telephone. Instead, there is a psychological extension, a projection of characteristics on both of our parts, and this I use for our communication। फोन पे आप जैसे बात करते हो वैसे मैं रूबर्ट के दिमाग में बात करता हूँ और वो जोर से बोलती है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोजेक्शन होता है जो हमारे हिस्से है, हमारे दोनों के हिस्सों का एक प्रोजेक्शन बनता है, जिस प्रोजेक्शन के माध्यम से मैं उनके साथ संवाद करता हूं, कम्युनिकेट करता हूं। लेटर आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड, फॉर इट इज लाइक अ रोड दैट मस्ट बी केप्ट क्लियर ऑफ डेब्रिस। आगे जाके मैं समझाऊंगा कि कैसे ये रास्ता बनाते हैं हम एक दूसरे के बीच में, राइट। तो ये रास्ता किस तरह से बनता है और इसको टिकाया कैसे जाए, ये मैं प्रक्रिया पूरी आपको समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से आप जुड़ते हो या माध्यम से आप किसी गुरु के साथ जुड़ते हो तो वो रास्ता स्वच्छ रखना जरूरी है। जिसको हम योग की भाषा में चित्त शुद्धि कहेंगे, राइट। तो ये चित्त शुद्धि होना बहुत जरूरी है। You would be much better off in reading this book if you asked yourself who you are rather than asked who I am, for you cannot understand what I am unless you understand the nature of personality and the characteristics of consciousness। आप मुझे पूछते हो मैं कौन हूं, बेहतर ये रहेगा आप खुद से पूछो कि आप कौन है। क्योंकि आपका चित्त और आपके चित्त के जो गुण धर्म है और आपके व्यक्तिमत्व का जो स्वभाव है, यानी आपका जो स्वभाव है, ये समझना आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। If you believe firmly that your consciousness is locked up somewhere inside your skull and is powerless to escape it, if you feel that your consciousness ends at the boundary of your body, then you sell yourself short and you will think that I am a delusion। I am no more a delusion than you are, and that may be a loaded sentence। अगर मैं एक माया हूं तो आप भी एक माया हो, है ना। हमने इंट्रोडक्शन से पहले ही ये उनका जो कहना था ये पढ़ा था, जहाँ पे वो कहते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी चेतना, आपका चैतन्य, आपकी आत्मा आपके दिमाग के अंदर बंदिस्त है और वो शरीर को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है।
और अगर आपको लगता है मैं शरीर में नहीं हूं, तो मैं एक इल्यूजन हूं, एक डेल्यूजन हूं, या तो एक माया हूं, तो या एक भ्रम हूं, तो आप भी एक भ्रम ही है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये काफी भारी बात कर रहा हूं मैं। ओके, आई कैन सी से दिस टू ईच ऑफ माई रीडर्स ऑनेस्टली। स्माइल्स, यस रश्मि, थैंक यू। ओके, I can, is it time up? No, there's still time. I can say this to each of my readers honestly. Smiles. I am older than you are, at least in the terms of age as you think of it. हाँ, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं उम्र के बारे में इतना कहूंगा कि आपसे बहुत उम्र में मैं बड़ा हूं। ठीक है। If a writer can qualify as any kind of authority on the basis of age, therefore, then I should get a medal. I am an energy personality essence, no longer focused in the physical matter. As such, I am aware of some truths that many of you have forgotten. तो ये इंट्रोडक्शन में के पहले ही हमने ये पढ़ा था कि मैं एक लेखक हूं, और अगर आप उम्र के हिसाब से लेखक कितने अच्छे हैं, ये अगर आप तोलते हो, तो मैं तो मुझे तो मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ही ज्यादा है। मैं एक एनर्जी पर्सनालिटी एसेंस हूँ, जो शारीरिक रूप में नहीं हूँ, और शारीरिक रूप में नहीं हूँ इसलिए ऐसे कई सत्य मुझे पता है जो आप भूल गए हो। आई होप टू रिमाइंड यू ऑफ दीज। उनकी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। आई डू नॉट स्पीक सो मच टू द पार्ट ऑफ यू दैट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ as to that part of you that you do not know, that you have to some extent denied and to some extent forgotten. That part of you reads this book as you read it. अब वो कह रहे हैं कि मैं आपके, ना आपके दिमाग से, ना आपके शरीर से, जिसको आप समझ रहे हो, मैं उससे बात नहीं कर रहा। आपके अंदर से, अंदर के उस हिस्से से मैं बात कर रहा हूं जो भूल गया है। हम्म? उससे मैं बात कर रहा हूं। हम्म। या तो भूल गया है, या तो उस ध्यान नहीं देता, डिनाई कर दिया है, उसको मान्यता नहीं देता। तो वो जो तुम हो, जो तुम भूल गए हो, या जिसको तुम पहचान नहीं दिखाते, उसके साथ मैं ये किताब के माध्यम से बात कर रहा हूं। आई स्पीक टू दोज हु बिलीव इन गॉड एंड दोज हु डू नॉट, to those who believe that science will find all answers as to the nature of reality, and to those who do not. वो कह रहे हैं, जो भगवान में मानते हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं, जो नहीं मानते उनसे मैं बात कर रहा हूं, जो विज्ञान में विश्वास रखते हैं कि विज्ञान के माध्यम से हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, उनसे मैं बात कर रहा हूं, जो सत्य कोट की खोज में लगे हुए, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, और जो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। आई होप टू गिव यू क्लूज दैट विल एनेबल यू टू स्टडी द नेचर ऑफ रियलिटी फॉर योर सेल्फ एज यू हैव नेवर स्टडीड इट बिफोर। ये सत्य क्या है, ये सत्य का स्वभाव क्या है, नेचर ऑफ रियलिटी, ये सत्य क्या है, ये आप खुद देख सको, जान सको, इस तरह से जैसे आपने कभी, मतलब पहले कभी आपने इस तरह का प्रयास नहीं किया होगा। ऐसे मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्लू दूंगा कि जिससे तुम खुद को जान सकोगे, या सत्य क्या है ये जान सकोगे। सत्य को वो यहाँ पे नेचर ऑफ रियलिटी कह रहे हैं। देर आर सेवरल थिंग्स दैट आई शैल आस्क यू टू अंडरस्टैंड। कई ऐसी बातें होगी जो मैं तुमसे कहूंगा, समझो, समझने की कोशिश करो। यू आर नॉट स्टक इन टाइम लाइक अ फ्लाई इन अ क्लोज्ड बॉटल हुज विंग्स आर देयर फॉर यूजलेस। देखो, एक बॉटल में मक्खी को अगर बंद कर दे तो वो वहां पे अटक जाती है, उसके पंख वहां पे काम नहीं करते। और इस मक्खी की तरह आप काल, यानी समय, समय की घड़ी में आप अटके हुए हो,
और जिसकी पंखों में कोई ताकत नहीं है वो उड़ नहीं सकते, जहां चाहे जा नहीं सकते, ये बिल्कुल सच नहीं है। You cannot trust your physical senses to give you the true picture of reality. आपके इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी आंख, नाक वगैरह वगैरह, इसके माध्यम से आप सत्य का क्या है, सही क्या है, सत्य का सच क्या है, रियलिटी का ट्रुथ क्या है, ये आप कभी भी इस इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते। दे आर लवली लायर्स। बहुत सुंदर है हमारे इंद्रिय, लेकिन झूठे हैं। विथ सच अ फैंटास्टिक टेल टू टेल दैट यू बिलीव इट विदाउट क्वेश्चन। हाँ, हमारे ज्ञानेंद्रिय और हमारा मन, छठा इंद्रिय, ये ऐसी ऐसी कहानियां बताते हैं कि आप उस पर विश्वास रख लेते हो। ठीक है, यू आर समटाइम्स वाइजर, मोर क्रिएटिव एंड फार मोर नॉलेजेबल व्हेन यू आर ड्रीमिंग रादर देन व्हेन यू आर अवेक। आप जानते हो, स्वप्न में आप ज्यादा विवेकी होते हो, ज्यादा क्रिएटिव होते हो, और कहीं अधिक ज्यादा ज्ञानी होते हो। सपने में, जागृत अवस्था में उतने तुम नहीं होते जितने सपने में होते हो। These statements may seem highly dubious to you now, but when we are finished, I hope that you will see that they are plain statements of fact. ये कुछ मेरे वाक्य जो है, ये आपको लग रहा होगा ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, इस पर आपको शायद शंका आ रही होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ये मेरी पूरी बात खत्म होने पर आपके ध्यान में आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं ये 16 आने सच है। What I will tell you has been told before throughout the centuries and given again when it was forgotten. जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, युगों युगों से ये बात अनेक लोगों ने कही है। जब भी हम भूल गए हैं, हमें फिर से उस बात को याद दिलाया गया है। तो मैं जो सत्य की बात कहने जा रहा हूं, ये पहले भी अनेक शतकों में ये बात कही गई है। कहाँ सुना था हमने ये वाक्य? कहाँ सुना था? भगवत गीता में। गीता। यस अस्मिता, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं जो गीता सुनाने जा रहा हूं, ये पहले भी जो सुना रहा हूं, ये पहले भी कई बार वेद, उपनिषद, इनके माध्यम से अलग अलग युगों में, अलग 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 शतकों में यही बात पहले भी कही गई है। जब भी हम भूल गए हैं, हमें याद दिलाया गया है। I hope to clarify many points that have been distorted through the years. लेकिन बरसों, मतलब बार बार कहने में जो जो नजरिया बदला गया है, सत्य को डिस्टॉर्ट किया गया है या विकृत किया गया है, उसको सही मायने में या पूरा सत्य क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड आई ऑफर माई ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर्स, for no knowledge exists in a vacuum, and all information must be interpreted and colored by the personality who holds it and passes it on. और जो दूसरों ने बोला है, जो कई बार बोला गया है, इसका मेरा भी अपना नजरिया मैं दूंगा। क्यों? जैसे हम कहते हैं ना, भाष्यकार अपना भी उसमें कुछ ऐड करते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि कोई भी ज्ञान जो है एक खालीपन में नहीं हो सकता। ज्ञान का भी कोई घड़ा होता है, ज्ञान का भी कोई बर्तन होता है, ज्ञान का भी कोई साधन होता है। हाँ, तो ज्ञान का एक वैक्यूम में नॉलेज एग्जिस्ट नहीं होता। और जो भी ज्ञान है, इसको समझना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। और ये इंटरप्रेट करने के समय और बताने के समय
जो बताने वाला है, जो समझने वाला है और जो बताने वाला है, वो अपने रंग उसमें डालता जरूर है. Therefore, I describe reality as I know it and my experience in many layers and dimensions. तो मैं जो सत्य आपको बताने जा रहा हूँ, वो मैं जो सत्य जानता हूँ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. और मेरे अनुभव, ये सत्य कहाँ से सीखा मैंने? तो अनेक लोकों में यानी डायमेंशंस में और अनेक स्तरों में मैं अस्तित्व में रहा हूं. और इसलिए मैं सत्य के बारे में आपको बता सकता हूं. This does not say that other realities do not exist. I have been conscious before your earth was formed. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई सत्य नहीं है. ये एक रियलिटी, तुम्हारी जो रियलिटी है, ये मैं तुमको दिखाऊंगा, लेकिन रियलिटी भी दूसरी भी अनेक कहीं हो सकती है. मैं आपके पृथ्वी बनने से पहले मेरा अस्तित्व था. To write this book and in most of my communications with Rupert, I adopt from my own bank of past personalities those characteristics that seem appropriate. तो ये रूबर्ट के माध्यम से मैं जब बात करता हूं, तो मेरे जो अनेक व्यक्तिमत्व रहे हैं, उसमें से कोई कोई गुण धर्म झलकते जरूर है. देर आर मेनी ऑफ अस पर्सनैलिटीज लाइक माई सेल्फ. एक बात बता दूं, मेरे जैसे अनेक है ना. जैसे गुरु जिनको श्रुति हुई वो कहते हैं हमारे जैसे अनेक है. अनफोकस्ड इन फिजिकल मैटर और टाइम, जो काल में बंधिस्त नहीं है, जो शारीरिक रूप में नहीं है. जस्ट वन मोर सेंटेंस एंड आई विल स्टॉप. Our existence seems strange to you only because you do not realize the true potentials of personality and you are hypnotized by your own limited concepts. तो ये आपके समझ, हम आपको विचित्र लगते हैं. हाँ, क्यों हम स्ट्रेंज लगते हैं आपको? क्योंकि आप अपने ही जो अपने अंदर की क्षमता है उसको आप नहीं जानते, पहली बात. और दूसरी बात, आप माया में आ गए हो. आप इस पृथ्वी तत्व के शरीर में जो आप जी रहे हो, इससे हिप्नोटाइज हो गए हो. इतनी माया में आप आ गए हो कि आपको खुद आप सीमित समझते हो, लिमिटेड समझते हो. लिमिटेड इन द बॉडी, लिमिटेड इन द माइंड, लिमिटेड इन द इंटेलेक्ट. अपने आप को आप लिमिटेड समझते हो. ठीक है. और वो पॉज करते हुए हंसते हुए कहते हैं, यू मे टेक अ ब्रेक. चलो एक ब्रेक ले लो अभी आप, ऐसा वो कहते हैं. थैंक यू. और फिर बाद में वहां से ट्रांस में से निकलती है जेन, और फिर आगे का होगा. और हम भी ब्रेक लेते हैं. हम 2 मिनट ओवर टाइम हो गए हैं, लेकिन आई हैड टू फिनिश दैट मच. ऑलराइट फ्रेंड्स, आज आज का कैसा लगा चारू जी? अब थोड़ा सा जुड़ रहे हो, अब जुड़ना हो रहा है. हाँ, आध्यात्म ही है ये भी, तो इसलिए अब जुड़ना हो जाएगा. राइट. और अभी एक 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 विषय के बारे में जब वो समझाते जाएंगे, बहुत मजा आएगा. ऑलराइट स्मिता, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? I would like to add that I hope that you will not edit anything. कारण ह्याच्यामध्ये ना इतके बारकावे आहेत. फॉर एक्झाम्पल पेज 4 वरती, my consciousness is fairly well focused within Rupert's body. It is a cold night. Okay. Now cold त्यांना तर ऍज अन एंटिटी कोल्ड नाही वाटत, बरोबर. बट because his consciousness is aligned to her body, he's feeling the cold and he's saying it's a rather cold. राईट. तर त्याच्यामधल्या बारीक बारीक गोष्टी अशा आहेत की ज्या खूप चारदा हे पुस्तक वाचलं तरी वेगळ्या नवीन गोष्टी समजतात आपल्याला. सो आय होप नथिंग इज No, I will not be. Mostly I will not be, Smita. Because now when he is talking, I have to read each word of his. Okay? Because it was introduction, I edited it. It's okay. It's okay. Everybody will get to know his personality, as we go ahead. सब समझ में आ जाएगा कि ये श्वेत नामक पर्सनालिटी कौन है, कैसी है, वैसे ही समझ में आ जाएगा. और इसलिए फिर खूप इंट्रोडक्शन असं लक्ष देऊन ऐकावं लागतं. लक्ष देऊन ऐकावं लागतं. आणि एकतर ते समजण्यासाठी पण आणि
कोणाला काय कसं म्हणतात ते आणि कशाविषयी बोलतात ते असं बरं थोडस लक्ष देऊन नीट थोडंसं ऐकावं लागतंय असं. And to put very simply, the last paragraph which you read, which is so beautiful actually, तर या त्याच्यामध्ये ना असं म्हणायचं आहे की तुम्हाला यू आर हिप्नोटाइज बाय युअर लिमिटेड कन्सेप्ट. येस त्याचा अर्थ काय सांगायचं है त्यांना, तर त्यांना असं सांगायचं आहे उनको ये कहना है कि जब हम एक 3D मूवी देखने जाते हैं, ओके, अगर हम हमारा चश्मा निकाल के 3D मूवी देखेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू अपीयर दैट वे. करेक्ट We are not going to see those dimensions and that reality that we are watching it. But when we put on those specs, then only we can see that 3-dimensional effect. Okay. राईट So also our senses are fooling us to see the world as we see it or understand it now. But it's far more than what it really is. That is where he is calling the senses beautiful liars. Yeah, liars. Yeah. हमारे इंद्रियों को मन खास करके मन हमारा बहुत छलावा करता है. हाँ जो है वो पूरा नहीं दिखाता. एक लवली लायर्स म्हटलं. लवली लायर म्हटलंय. हाँ और हमको छान फिर आहे. मजा आता है कि यहाँ हम मान लेते हैं उसकी बात को, सुनते हैं उसकी बात को. यस एनी अदर पॉइंट्स मीता? I'm so thankful that you started this. Oh, so am I. So am I. And I'm glad that you're here with me, you know, Thank because it does need as much of clarity as possible, you. right? And beautiful. Yes, chalo. Thank you so much, friends. We will stop over here and I will see you in tomorrow's class. Bye-bye.